हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो गाइस इसका जो हम चैप्टर नंबर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22 का। आज करेंगे पार्ट 1 और चैप्टर है हमारा संसद यानी कि राज्यसभा। ठीक है, संसद 2 जिसमें हम राज्यसभा पढ़ेंगे। संसद 1 में हमने क्या पढ़ा था गाइस, लोकसभा। चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस, फिर करते हैं आगे की बातें। तो ये है गाइस आपका सिलेबस, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट करते हुए जो है आज यहाँ पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 22 जो कि है राज्यसभा, राइट। यानी कि हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा गाइस। बहुत बड़ी वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, दो पार्ट्स में हो ही जाएगा ये मतलब लाइक चैप्टर। ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम राज्यसभा से। तो लोकसभा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं गाइस। लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, राइट। तो उसी तरह अगर हम राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्च सदन या फिर हम बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है। तो अगर हम बात कर लें पार्लियामेंट की यानी कि संसद की, तो गाइस संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा, तीसरा होता है हमारा प्रेसिडेंट। तो एक पार्ट हम कर चुके हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे, बाद में प्रेसिडेंट आएगा तो हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो इसमें लिखा है संसद के उच्च सदन को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। इस सदन की जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 होती है। वहीं जब हमने गाइस लोकसभा पढ़ी थी तो हमने कितनी पढ़ी थी, 550। यहाँ पे कितनी है, 250। फिर लिखा है आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा जो 250 सदस्य होते हैं उसमें से जो 238 सदस्य होते हैं वो या तो राज्यों से होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से होते हैं। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी या राज्य से होते हैं गाइस, और ये आर्टिकल 80 की बात चल रही है। और इसमें एक चीज़ इसने कहा है कि ये जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित भी कैसे, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसका मतलब ये है कि जनता इनको वोट नहीं करती है। ठीक है। अब ये कैसे वोट के थ्रू आते हैं वो देखिए, उसमें जो सदस्य होते हैं अभी हम देखेंगे कौन कौन से सदस्य राज्यसभा सदस्य के लिए वोट करते हैं। ठीक है। और जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतलब आप और हम करते हैं, राइट। जैसे कि 2019 में हुआ था, अभी 2024 में होगा, तो आप और हम जाके क्या करेंगे, वोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये कहा कि 238 सदस्य जो होते हैं स्टेट से होते हैं या यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। अब बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं ना गाइस, यानी कि 238 एंड बाकी के 12, तो कितने में से, 250 में से, तो बाकी के 12 को ये क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं यानी कि मनोनीत होते हैं। और इन्हें मनोनीत कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 12, वर्तमान में 12 मनोनीत। और अभी देखिए टोटल जो सदस्य है आपका 250 में से कितने की बात हो रही है, आपकी 238 एंड 12 की बात हो रही है, राइट। तो 200 अभी अगर हम मनोनीत सदस्य की बात करते हैं तो 12 के 12 अभी हमारे पास राज्यसभा में है। ठीक है। लेकिन अगर हम निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो पूरे 238 सदस्य इस वक्त राज्यसभा में ना होकर कितने, 233 सदस्य हैं निर्वाचित, राइट। तो इसमें लिखा है कि तो इतने सहित क्या है, आपकी जो राज्यसभा की टोटल संख्या अभी कितनी हो गई, फिर 245 हो गई। यानी कि वैसे तो 250 होनी चाहिए थी लेकिन 245 ही है अभी। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले जो सदस्य हैं यानी कि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि ये 12 सदस्य कहाँ से होते हैं गाइस, ये 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, बस ये 4 क्षेत्र याद रखिए। एक हो गया साहित्य से, एक हो गए विज्ञान से, एक कला से हो गए, और एक हो गया समाज सेवा से। ठीक है। तो एक होती है कला, विज्ञान, समाज सेवा एंड साहित्य। ओके। तो यहाँ से जो विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हैं वो या व्यवहारिक अनुभव जिनको बहुत ज़्यादा होता है उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यानी नॉमिनेट करते हैं। मतलब ऐसे ही बुला लेते हैं और क्या कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, बात करें फिल्म स्टार्स की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन इस तरह से राज्यसभा में आए थे। मतलब इनके लिए वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें डायरेक्ट राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखें तो जया बच्चन है। ठीक है। तो ये मतलब ये वो नाम है जो सबको पता है, इसलिए मैंने ये नाम लिए।
चलिए आगे बढ़ते। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे यहाँ कितने, सपोज के 28 राज्य हैं, मान लेते हैं यूपी है, यूके है, मतलब उत्तराखंड हो गया, एमपी है, ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, एपी है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये हो गई हमारी राज्यसभा, ठीक है गाइस। तो हर जगह से क्या होता है, राज्यसभा में सदस्य जाते हैं जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस राज्य को, ठीक है। तो अब इसने कहा कि भैया जो यूपी वाले हैं, तो सपोज कि 2 बंदों को राज्यसभा में भेजना है, तो इन दोनों का निर्वाचन कौन करता है? यूपी की जो विधानसभा होती है उसके जो निर्वाचित, देखिए विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि इन 2 बंदों के लिए जो वोटिंग होगी ना यूपी की विधानसभा में, तो वो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो करेंगे, ठीक है। और फिर 2 बंदों को सेलेक्ट करके यूपी की तरफ से कहाँ भेज देंगे? राज्यसभा में भेज देंगे। देखिए यही लिखा है यहाँ पे कि इसने कहा है राज्य के प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन उस राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब लिखा है राज्यसभा के लिए निर्वाचन जो है, देखिए गाइस अब ये याद रखिए निर्वाचन किस तरह से होता है। ये उसी तरह से होता है जैसे कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए पढ़ चुके हैं, हम उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ चुके हैं, किसके लिए? इन्हीं के लिए पढ़ चुके हैं। देखिए क्या था आपका, राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बस ये है आपका, जैसे हम राष्ट्रपति का पढ़ा था वैसे ही हम इसका भी है, क्या है आपका, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अब लिखा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लोकसभा जो है 5 साल के लिए होती है, उसके बाद लोकसभा का दोबारा से चुनाव होता है, तब एक नई लोकसभा आती है जो अगले 5 साल के लिए होती है। बट यहाँ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो गैस इसका कुछ विघटन कुछ नहीं होता है। ये जो राज्यसभा चल रही है वो चलती चली जाती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है पूरी राज्यसभा खत्म होकर नई राज्यसभा बनती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि स्थायी सदन। स्थायी मतलब जो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लिखा है राज्यसभा के यथासंभव जो है निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उसमें सदस्य है ना गाइस, तो क्या होता है हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में क्या होता है 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं ना राज्यसभा के जो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो अब उन जो रिटायर हो गए, अब उनकी जगह पे बस क्या है, उस राज्य से जिस राज्य से होते होंगे तो उस राज्य से नए जो है सदस्य निर्वाचित करके भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है। तो इसमें यह है कि मतलब पूरी की पूरी राज्यसभा एक साथ जो है खत्म नहीं होती है, ठीक है। बस 1/3 सदस्य अगले 2 मतलब हर 2 साल में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसके जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर होता है। और इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना हो गया, क्योंकि लोकसभा 5 साल के लिए होती है तो 5 साल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल के लिए होता है। और गाइस हमने एक जगह पढ़ा था लोकसभा को भी एक बार ऐसा हुआ था कि 6 साल के लिए उसका कार्यकाल हो गया था। ये कब हुआ था ये आप देख के बताइएगा। चलिए ये हम ऐसे बताते हैं, 1971 वाली जो लोकसभा थी 1971 में जो चल रही थी, मतलब इंदिरा गांधी सरकार के टाइम की थी। अब आप देखिएगा लोकसभा में जाके कहाँ हमने ऐसा पढ़ा था कि एक बार ऐसा हुआ था, फिर क्या होता है उसमें संविधान संशोधन हो जाता है और ये 6 साल की जगह 5 साल हो जाता है। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है, 6 साल का है। लोकसभा कितने साल में भंग होती है, 5 साल में भंग नहीं होती है, मतलब खत्म हो जाती है और नई लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है। राज्यसभा का जो सदस्य होने के लिए क्या है, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आपको, 30 वर्ष चाहिए। वहीं अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल के आप होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब इसको हम कैसे समझे, तो गैस हमने जब लोकसभा पढ़ा था तो हमने 2 बंदे देखे थे, एक हमने देखा था प्रेसिडेंट और एक हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो लोकसभा से आता है और ये क्या होता है, राज्यसभा का क्या कहा गया गाइस, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, ठीक है। तो ये कहाँ का हुआ, ये राज्यसभा का तो नहीं हुआ, तो ये कहाँ का हो गया, ये लोकसभा से हो गया, ठीक है।
तो यही बोला कि जो ये भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेश सभापति होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसने कहा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, सपोज कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है अभी किसी कारण से, ठीक है, या तो वो छुट्टी पे गए हैं या उनकी तबीयत खराब हो गई या किसी तरह मान लीजिए उन्हें निकाल दिया गया, महाभियोग लग गया, कुछ भी, ठीक है, तब क्या होता है कि अब राष्ट्रपति की चेयर पे कौन बैठेगा, तो गाइस राष्ट्रपति की चेयर पे उस वक्त कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति बैठ जाता है। ठीक है, अब यानी कि हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे है आपका लोकसभा, यहाँ हमने देखा राज्यसभा, ठीक है, ये हो गई प्रेसिडेंट की चेयर। ठीक है, प्रेसिडेंट की चेयर पे कोई नहीं था इस वक्त, तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट वही हैं जो राज्यसभा में कौन है, सभापति हैं। अब देखो, अब वो सभापति तो नहीं रहेंगे उतनी देर के लिए जितनी देर ये क्या बनेंगे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेंगे, यही तो हुआ, क्योंकि अब एक ही बंदा दो जगह कैसे हो सकता है, तो अब ये यहाँ पे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ये पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति की कुर्सी पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे एक तरीके से, ये कह लीजिए, पता, हालांकि राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, हाँ उनका कार्यभार जरूर संभालेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन है, भत्ता है, ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, इस अवधि में राष्ट्रपति को मिलने वाला जो वेतन और भत्ता होता है वो किसको मिलने लगेगा, वो उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यसभा के सभापति थे उनको मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब लिखा है राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। ठीक है, अब सभापति तो रहे नहीं, मतलब कि वो जाके प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठ गए हैं, जो आपके कौन सभापति थे, तो अब सभापति की कुर्सी पे कौन बैठेगा, खाली तो वो भी नहीं रह सकती, तो राज्यसभा से ही एक बंदा आता है, उपसभापति बनाते हैं, उनको यहाँ बैठा दिया जाता है उतनी देर तक के लिए जब तक ये राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो गाइस थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को, दोबारा से समझिएगा। ठीक है, अब इसने कहा चलिए फिर से एक छोटा सा समझ लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, ये हो गई हमारे प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट बनता है। अब यहाँ पे ये नहीं थे, तो यहाँ पे थे सभापति। सभापति पहली बात तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही सभापति होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है यानी कि राष्ट्रपति नहीं है, तो सभापति उठ के आ जाएंगे यहाँ पे, प्रेसिडेंट का काम करेंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर सभापति जो भी है आपके, वो उठ के यहाँ आ जाएंगे। अब सभापति की कुर्सी खाली, तो यहाँ से ही राज्यसभा से एक सभापति बनाया जाता है। ठीक है, और इसे सभापति की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, तो जो जिस वक्त जिस कुर्सी पे बैठेगा वहाँ का वेतन भत्ता लेगा, पुराना वाला नहीं लेगा। जैसे सभापति जब प्रेसिडेंट बन जाएगा तो प्रेसिडेंट का वेतन भत्ता प्रेसिडेंट का आएगा। तो अब इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति चुनती है, ये भी हो गया। उपसभापति, सभापति नहीं तो उपसभापति राज्यसभा से आ जाएगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा जो है बहुमत से पद से हटा सकती है, किसको, राज्यसभा में ही होगा उपसभापति, राइट, तो राज्यसभा ही इसको हटा सकती है। बहुमत का मतलब है सपोज कि वोट देने वाले लोग हैं 100, तो बहुमत में आता है उसका 2/3। अगर हम इतना कर दे गए तो यानी कि 66 वोट्स मिल जाएं तो हम उपसभापति को हटा सकते हैं। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति जो है उसके जो पद के कर्तव्यों का क्या करता है, पालन करता है। हमने ये कहा जब सभापति नहीं होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट बन गया हो, चाहे बीमार हो, चाहे नहीं आ रहा हो, अनुपस्थित हो, कुछ भी हो, तो कौन काम करता है उनकी जगह, उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति कौन है गाइस, वही जो आपका सभापति है राज्यसभा का, एक ही बात है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है, मतलब अब हम उपराष्ट्रपति को निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तब सभापति के रूप में वो भी पीठासीन नहीं रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो सभापति बन रहा है। जब इसको ही पद से निकालने की बात चल रही है तो वो सभापति भी नहीं रहेगा उस वक्त तक के लिए। अगर जो प्रस्ताव है पारित हो जाता है तो हट ही जाएंगे, अगर पारित नहीं होता है तो वापस से वो सभापति ही रहेंगे। ठीक है, अब लिखा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, यानी कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो राज्यसभा में, जैसे सपोज यूपी है तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो राज्यसभा में यहाँ से लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और वहीं अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या कम है तो वहाँ से राज्यसभा में सदस्य कम आएंगे। ठीक है, वैसे जैसे जैसी जनसंख्या होगी जिस राज्य की, उस हिसाब से राज्यसभा में क्या होगा, प्रतिनिधित्व। यहाँ लिखा है वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि
अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी जो है चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। मतलब इसको समझते हैं, ये है हमारी राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में ये हो गया यूपी, ये हो गया सपोज उत्तराखंड, ये हो गया आपका एमपी मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो इसने ये कहा, ऐसी बहुत सारे राज्य। ठीक है, इसने ये कहा कि भैया यूपी से जो आदमी है, मतलब जो भी प्रतिनिधि है आपका राज्यसभा में जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका जो नाम है मतदाता सूची में यूपी के ही किसी क्षेत्र से हो। अगर उसका नाम आंध्र प्रदेश के जो है मतदाता सूची में है, ठीक है, मान लो वो कहीं पे भी आंध्र प्रदेश की मतदाता सूची में है, तो भी वो यूपी की तरफ से राज्यसभा में जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यूपी का ही बंदा होना चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए। तो मतलब बस इसने इतनी सी बात कही है। ये संविधान संशोधन 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हुआ और फिर इसके माध्यम से कहा कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यूपी से अगर किसी को जाना हो, यूपी का प्रतिनिधित्व करना है तो बंदा यूपी के ही मतदाता सूची में होना चाहिए। वो आंध्र प्रदेश में भी चलेगा, उत्तराखंड में भी चलेगा, कहीं पे भी चलेगा। मतलब भारत में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतदाता लिस्ट में होने चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन राज्यसभा की क्या है, एकांकित शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है कि वो आर्टिकल 312 के तहत जो ऑल इंडिया सर्विस है उसका सृजन ये करता है। जैसे अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसमें क्या गाइस, जैसे IAS PCS IAS IPS IFS आता है, तो ये अगर राज्यसभा चाहे तो एक कोई और एक पद को सृजित कर सकती है, हटा नहीं सकती। हटाने वाली बात तो गाइस मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ जो सृजन कर सकती है एक और पद। जैसे अभी हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो कुछ है था अखिल भारतीय न्यायिक सर्विसेज की बात, सेवा की बात हो रही है। तो ये जो लाने का अधिकार है ना गाइस, ये किसके पास है, राज्यसभा के पास है। अब इसे लगा भारत के संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी में से 3 यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व राज्य, मतलब इसने ये बोला कि जैसे हमारी राज्यसभा है तो राज्यसभा में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो हमारे पास इस वक्त 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो 8 में से गए 3 यूनियन टेरिटरी यानी कि मतलब संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 में से ही जो सदस्य हैं राज्यसभा में गए हैं, बाकी से नहीं गए हैं। ठीक है, और वो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, बस। इसमें लिखा है भारतीय संविधान की 4ठी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का क्या है, प्रावधान किया गया है। कितनी अनुसूचियां हैं गाइस हमारे पास, ये बताइएगा, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें से जो 4th अनुसूची है उसमें हमने क्या बताया है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया है। सीटों के आवंटन का प्रावधान किसमें है, 4th अनुसूची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर लिखा है आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर क्या है, विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर क्या करेगी, विधि बना सकती है। ठीक है, तो गाइस इसमें आर्टिकल नंबर 249, राइट। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए गाइस हमारे पास क्या होता है, 7वीं अनुसूची होती है, उसमें विषयों का बंटवारा किया जाता है केंद्र में। मतलब एक तो होता है केंद्र में कि केंद्र किस किस पर कानून बना सकती है, राज्य किस किस पर कानून बना सकती है, राइट। तो आर्टिकल नंबर 249 की हम बात करेंगे। ठीक है, 249 ही था ना गाइस, तो आर्टिकल नंबर 249 की हम बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए तो देखिए हमारे पास 7th अनुसूची में क्या है, बहुत सारे विषय हैं। तो विषयों को बांट रखा है केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची में, राज्य सूची में, ठीक है, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसने कहा कि जो राज्य सूची में विषय हैं टोटल जितने भी हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ये सारे आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य की विधानसभा को होगा या राज्य विधानमंडल को होगा। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर
राज्यसभा को ऐसा लगता है कि भैया उसके सूची में जो विषय है वो राष्ट्रीय हित में कानून, मतलब उस पे क्या है, कानून बनाने के लिए हम संसद को कह दें, संसद का मतलब हो गया केंद्र को बोल दें कि भैया आप कानून बना दीजिए, क्योंकि ये जो विषय है वो राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा में क्या होता है ना गाइस, राज्यसभा में होती है वोटिंग, ठीक है, और वोट में इसने कहा कि जो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होंगे वो अगर उस संकल्प को 2/3 अगर उसको क्या मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो क्या है वो उस विषय पर जो है कानून अब कौन बना सकता है, संघ बना सकता है। हालांकि वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, संघ जो है उस विषय पर भी कानून बना सकता है, ठीक है। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। मतलब कि जो कानून बनेगा वो प्रस्ताव नहीं, सॉरी, जो प्रस्ताव आया है, ठीक है, वो 1 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 250 के अनुसार क्या है, आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। परंतु ठीक है, अब देखिए, एक तो उसने कहा कि राज्यसभा को ऐसा लगे कि राष्ट्रीय हित में है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। दूसरा इसने बात करी है आपातकाल की, ये 249 में आया, ये 250 का आ रहा है। आपातकाल में अगर लगता है संघ को कि भैया हमें राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, तो वो बनाएगा, ठीक है। अब इसने कहा बना तो सकता है, बना दिया, चलिए कानून। अब इसने कहा परंतु जो आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है, उसके पश्चात जो है वो जो कानून या जो भी काम हमने उस वक्त किया है वो 6 महीने की से अधिक अवधि, मतलब 6 महीने की अवधि से अधिक यह प्रस्ताव प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये वाला कितने साल, 1 साल, और ये वाला जो है आपातकाल हटने के 6 महीने तक तो प्रभावी रहेगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो हमने एक देख लिया ये वाला 249 में, आपातकाल वाला देख लिया 250 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करे। सपोज कि कोई ऐसी कहानी है जो 2 राज्यों से जुड़ी है, कोई ऐसा विषय है जो 2 राज्यों से जुड़ा है, जैसे मान लेते हैं नदी का, ठीक है। तो गाइस नदी तो एक राज्य में नहीं बहती है, एक राज्य से बहती हुई दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। तो इन्हें लगता है यार प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ करो भैया, हमें क्या करना है, इस पे कुछ भी कानून लाने के लिए हम अकेले ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं केंद्र के पास, संघ के पास, पहुंच जाते, कहते भैया हमारे लिए कुछ कानून बनाइए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानमंडल है एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद जो है उन राज्यों के संदर्भ में उन विषय पर कानून बना देती। मतलब इसने कहा कि भैया विषय तो वो राज्य सूची का है, लेकिन 2 राज्यों के बीच में कुछ चल रहा है हिसाब किताब, या 2 से अधिक राज्य में, तो वो जो वहाँ की विधानमंडल होंगी वो संसद के पास जाएगी, कहेगी भैया आप ही कानून बना दो, हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 252। अब 253 के अनुसार क्या होगा, संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ संधि समझौते के लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि अब संसद है, संसद ही तो मेन है, केंद्र, ठीक है। अब क्या है, वो किसी और अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, सपोज कि भारत की अमेरिका के संग कोई संधि होती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संग कोई संधि होती है, तब क्या कर सकता है भारत जो है, भारत में यानी कि जो आपका संसद है वो किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए फ्री है, चाहे वो फिर केंद्र सूची का हो, यानी संघ सूची का हो, या फिर राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का हो। चले, तो गाइस ये तो हमारा खत्म हो गया। एक हमने पढ़ा 249 में पढ़ा, फिर 250 में पढ़ा, फिर 252 में पढ़ा, और 253 में पढ़ा। यानी कि इन चारों में हमने क्या पढ़ा कि जो केंद्र है ना वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना रहा है। पहले वाले में हमने बात करी राष्ट्रीय हित की, दूसरे वाले में आपातकाल लग गया है, इसलिए जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना रहा है। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों में कुछ विवाद चल रहा है, तो वो
विवाद नहीं भी है, वो दोनों मिलके कुछ चाहते हैं, तो वो कहेंगे भैया आप जो है राज्य सूची के विषय पर जो है आप कानून बना दो, संसद से कहेंगे। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात हो जाती है और राज्य का विषय है तो भी जो है संघ आपका राज्य सूची पे विषय मतलब कानून बना सकता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, हमने पढ़ी 250 है, राइट। तो 250 ही है। और 250 में से फिर इसने क्या कहानी कही है कि 250 में से 238 सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्य या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि जनता उसमें डायरेक्ट वोट नहीं करती है। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत यानी कि नॉमिनेट करता है, यानी कि इनके लिए निर्वाचन की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति किसी को उठाएगा राज्यसभा में रख देगा। और ये जो आपके 12 सदस्य हैं वो 4 फील्ड से आते हैं, यानी कि 4 क्षेत्रों से आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आते हैं। कौन लाएगा इन्हें, राष्ट्रपति लाने का काम करते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास 250 सदस्य नहीं है, अभी हमारे पास टोटल हैं 245 सदस्य हैं इस वक्त राज्यसभा में, ठीक है। 12 मनोनीत सदस्य तो है, लेकिन इसमें से कितने हैं आपके 233 सदस्य, तो 233 प्लस 12 कितने होते हैं 245। तो इतने सदस्य इस वक्त हैं हमारे पास। और फिर इसने कहा कि जैसे हमारे पास राज्य हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 8, तो 8 में से सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज से जो है आपके सदस्य लोग राज्यसभा में नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज से लोग यानी कि जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में गए हैं। तो वो कौन कौन सी है, 3 सदस्य जो है मतलब एक कौन कौन सी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, एक है जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली से कितने आपके प्रतिनिधि हैं 3, और फिर यहाँ पुडुचेरी से 1 है और जम्मू एंड कश्मीर से 4 प्रतिनिधि हैं। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। सही है, ये तो अब रट गया होगा हो शायद आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर की। लिखा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो गाइस इसमें लिखा है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जैसे राज्य की जनसंख्या वैसे राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है राज्यसभा में राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। तो इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी ये निर्धारित जो है संविधान की 4थी अनुसूची में होता है। तो जो आपकी जितनी भी अनुसूचियां होती है उसमें से जो 4थी अनुसूची होती है, कितनी अनुसूचियां होती है गाइस 12 होती है। तो 12 में से जो 4थी अनुसूची है उसमें क्या है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। याद रखिएगा 4थी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हालांकि उसके अंदर क्या क्या सब लिखा है नहीं पूछेगा, बस ये है कि 4थी अनुसूची राज्यसभा में जो सीटों का आवंटित किया जाता है वो उससे रिलेटेड है। फिर लिखा है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, दिल्ली का है, पुडुचेरी का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ये गलत हो जाएगा देखा जाए तो। फिर इसमें लिखा है निर्वाचन झगड़ों का जो है निर्णय करना जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा इसमें लिखा है कि जो निर्वाचन झगड़े हैं उनका निर्णय करना यानी कि निर्वाचन हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो गलत है गाइस, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कुछ इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे लाइक आपके योगी आदित्यनाथ हो गए, और फिर रामपुर में कुछ केस हो गया था निर्वाचन के टाइम में कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ बोल दिया रैलीज में। तो ये कहाँ जाता है, सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है केस, यानी कि ये इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो केस कहाँ पहुँच जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो कह देंगे भैया कि इनको इतने दिन के लिए बैन कर दो या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, जो भी कह दें सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कहता कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो हालांकि जो उसका जो अधिकार होता है इन सबको झगड़ों को सुलझाने का वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है, यानी कि न्यायालय का होता है। फिर लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो अभी हमने पढ़ा गया संसद तीन अंगों से मिलकर बना होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीनों ही गलत, तो कोई भी नहीं। तो गैस यही चीज़ यहाँ लिखी है, क्वेश्चन लिखा है आर्टिकल 79 संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, और जो ये निर्वाचन झगड़ों को सुलझाने का काम केवल न्यायपालिका करती है। और फिर 3 इसने कहा कि जो संघराज्य क्षेत्र के राज्यसभा में नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
दिल्ली होता है, पुडुचेरी होता है, जम्मू कश्मीर से एक प्रतिनिधि होता है, पुडुचेरी से इस कितना होता था यहाँ, जम्मू कश्मीर से 4 प्रतिनिधि होते हैं, पुडुचेरी से 1 है और दिल्ली से 3 प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कहाँ से चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। उसमें भी 2 टाइप के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। कौन चुनता है? निर्वाचित सदस्य चुनते हैं खाली। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं और आगे क्या लिखा है। आर्टिकल 80(4) नहीं याद होता है आर्टिकल तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस ये समझिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा। फिर लिखा है कि राज्यसभा की अब यहाँ बात करें तो राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, राज्यसभा गाइस भंग नहीं होती है। हाँ, इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य क्या होता है हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह नए आ जाते हैं। फिर इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, नहीं 6 साल का होता है। फिर लिखा है कि प्रत्येक, तो ये भी गलत हो गया गाइस, भंग नहीं होती तो हो सकती तो सही लिखा है, लेकिन कार्यकाल इनका 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों के लिए जो आयु है वो 25 से, मतलब इसने लिखा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो गाइज ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसके सदस्य एटलीस्ट 30 ईयर या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। तो हमें बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। चलिए, तो इसकी कहानी पढ़ने का काम है गाइज आपका, कुछ नया नहीं है, जो मैंने बता दी वही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सही है। तो इसने कहा ए, और इसने, अब इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये होगा इसका आंसर कि ये दोनों सही है, और जो आपका आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। ए आंसर हो गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। तो इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है गाइस। और इसमें लिखा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने कहा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। तो गैस यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 में लेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन और बचे हैं। इस वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, बाकी जो हम सेकंड पार्ट में लाके ख़त्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये जो मेरी एक घटना चक्र की सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है या नहीं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके येस या नो में आंसर जरूर करिएगा, या लाइक का एक बटन भी ये कहने के लिए काफ़ी है कि हाँ अच्छी है। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं ख़त्म। देखिए आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे तो हम इसमें करके जो है वीडियो को 1 घंटे से ज़्यादा का बना सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं गाइस। 30 मिनट्स की 2 वीडियो भी होंगी तो ईजिली पढ़ा जा सकता है। हालाँकि आप वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा गाइस। चलिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे आगे के पार्ट के संग सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।